सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट पोर्शन पर पहुंच गए हैं अपन। सब्जेक्ट अपना चल रहा है मेडिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को 4 पोर्शन में अपन ने बांटा था। पहले पोर्शन का नाम डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक एंड ईसोफेगस, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, दैट वाज द पार्ट 1। इसके बाद अपन ने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 3 मैंने आपको पढ़ाया डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब चौथा और अंतिम पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइन के अंतर्गत आने वाली सारी की सारी बीमारियों का अध्ययन अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर और लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर दोनों अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन में पहला डिसऑर्डर की अपन बात करें, जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस। जैसा कि आपको बता दिया, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेंडिक्स। इसकी खासियत के बारे में अपन बात करें तो जो सर्वाधिक तौर पर इसमें क्वेश्चन आता है, देखें समझे इसको। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा हो गया, बोले तो इलियम। ये यहां सीकम में ओपन हो गई। ये वाला जो हिस्सा है ये सीकम है, बोले तो इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और इससे जुड़ा हुआ ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है, इट इज द अपेंडिक्स। ये जो दिख रहा है इट इज द अपेंडिक्स। सबसे पहले अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पर होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम देते हैं अपन मैकबर्नी पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट को नाम देते हैं मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में। राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में, या इसका आंसर अपन देंगे राइट इलियक रीजन में, यदि 9 क्वाड्रेंट के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं तो। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का सर्वाधिक डाइजेशन हो जाता है, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो यहां से जो मटेरियल यहां पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वह एक तरीके से फीकल मटेरियल होता है, क्योंकि यहां पर आएगा तो डाइजेशन भी हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, तो बचे हुए पार्ट को अपन फीकल मटेरियल बोलें। तो ये जो फीकल मटेरियल जब यहां पर आएगा तो क्या यह अपेंडिक्स के अंदर एंटर होगा? मेरा क्वेश्चन है आपसे, अपेंडिक्स एक ओपन पाउच होता है या क्लोज पाउच होता है? तो बहुत सारे साथियों के दिमाग में आंसर कि सर क्लोज पाउच होता है, जो कि एक गलत है। इट इज नॉट एन ए क्लोज पाउच। यह क्लोज पाउच नहीं होता है। यदि यह क्लोज होता, यदि इसको अपन क्लोज मानते तो अपन बात करें, इसमें कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं होता। यह क्लोज नहीं होता है, यह ओपन होता है। यहां से फीकल मटेरियल का कुछ पार्ट इसके अंतर्गत जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या इस पार्ट में किसी भी तरह का डाइजेशन होता है? तो आंसर है नहीं होता। इस अपेंडिक्स के पार्ट में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो यह आपके मेरे शरीर का एक अवशेषी पार्ट होता है। एनिमल्स के अंदर अपन बात करें, अपेंडिक्स एक्टिव होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं। अपन सेलुलोज नहीं खाते, खाने को पकाकर खाते हैं, तो अपने अंदर अपेंडिक्स में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। यह अपनी बॉडी का एक अवशेषी ऑर्गन है, परंतु यह ओपन पाउच होता है। और जब इसमें फीकल मटेरियल एंटर होता है और बाहर निकलता है, और यह मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर फीकल मटेरियल का जमाव हो जाएगा, जिससे इसकी दीवार में इरिटेशन होगा। और इरिटेशन होने के बाद इस पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसके इन्फ्लामेशन होने को अपन बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। तो यहां अपेंडिसाइटिस के बारे में अपन बात करें, ये देखो इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स यहां पर शो की हुई है डायग्राम के अंदर, जिसमें यहां कैल्सिफाइड फीकल डिपॉजिट शो किया हुआ है। बोले तो फीकल मटेरियल यहां पर जम जाएगा। फीकल मटेरियल तभी तो जमेगा
जब यह पाउच ओपन होगा तो सबसे पहले माइंड में मेरे हिसाब से ये 100% साथियों को पता है कि इंसान के शरीर के अंदर अपेंडिक्स कोई काम नहीं आती। यह एक अवशेषी ऑर्गन होती है, ना तो इसमें डाइजेशन होता है ना इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। पर हो सकता है यह नॉलेज नहीं हो और अपने अंदर यह पता हो कि अपेंडिक्स एक ब्लाइंड पाउच होता है। नहीं, यह ओपन पाउच होता है। क्या इसमें फीकल मटेरियल जाता है? यस। क्या यहां से बाहर निकलता है? यस। क्या किसी तरह का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इसके अंतर्गत होता है? नहीं। तो यहां पर जो फीकल मटेरियल जाता है और बाहर निकलता है, यदि वह कभी डिपॉजिट होने लग जाए तो इसकी वाल का इरिटेशन करेगा, जिससे इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इसके इन्फ्लामेशन को अपन नाम देंगे अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस के बारे में अपन बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। व्हाट इज द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अपेंडिसाइटिस? व्हाट इज द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ अपेंडिसाइटिस? तो देखें, एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर के अंतर्गत अपन बात करें तो अभी अभी अपन ने डायग्राम के अंदर देखा, यदि कोई इंसान लंबे समय तक हार्ड स्टूल पास आउट कर रहा है, बोले तो उसका फीकल मटेरियल हो गया हार्ड। हार्ड फीकल मटेरियल जब अपेंडिक्स में एंटर होगा तो वहां पर वह डिपॉजिट हो सकता है। तो इसका जो नंबर 1 या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज दिया जाता है, उस कॉज का नाम है फीकल इंपेक्शन। उसका नाम है फीकल इंपेक्शन। बोले तो हार्ड स्टूल पास आउट करने वाले पर्सन के अपेंडिक्स में फीकल मटेरियल का जमाव हो जाना फीकल इंपेक्शन कहलाता है। इसका मेन कारण दिया जाता है, उन पर्सन में ज्यादा कॉमन है जो हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं या जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई रहती। जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई रहती। इसके अलावा भी क्या इसके कोई कॉज हो सकते हैं? तो आंसर है यस। यदि किसी इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट में स्प्रेड करेगा, अपेंडिक्स में भी स्प्रेड कर सकता है और अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है। तो इसका अगला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। अगला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इसके अलावा किसी कारण की बात करें तो किसी तरह की इंजरी हो सकती है। किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या कोई इंसान छत से गिर गया, या फिर किसी इंसान के एब्डोमिनल पार्ट की सर्जरी हुई है, और इनमें से किसी भी कंडीशन में यदि अपेंडिक्स को चोट पहुंचती है, इनमें से किसी भी कंडीशन में यदि अपेंडिक्स को चोट पहुंचती है तो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होना संभावित है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, द आंसर इज फीकल इंपेक्शन। अपेंडिक्स एक ओपन पाउच होता है या क्लोज पाउच होता है? अपेंडिक्स एक ओपन पाउच होता है या क्लोज पाउच होता है? आंसर है ओपन पाउच होता है। यह वर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बेसिकली एक ओपन पाउच होता है। क्या इसमें फूड का किसी भी तरह का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होता है? क्या अपेंडिक्स में फूड का किसी भी तरह का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होता है? तो आंसर है नहीं। अपेंडिक्स में फूड का किसी भी तरह का ना तो डाइजेशन होता है और ना एब्जॉर्प्शन होता है। ना तो डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है। क्या एनिमल्स के अंदर अपेंडिक्स का कोई यूटिलाइजेशन है? क्या एनिमल्स के अंदर अपेंडिक्स का कोई यूटिलाइजेशन है? यस। एनिमल्स के अपेंडिक्स में सेलुलोज का पाचन होता है
और सेलुलोज का पाचन करने के लिए एंजाइम होता है अपेंडिक्स में सेलुलेज, अपेंडिक्स में होता है सेलुलेज। तो इसको यूं मानते हैं कि जब इंसान पौराणिक काल के अंदर आदि मानव था और वह जंगल में रहकर घास फूस खाता था, तब पॉसिबल है कि इंसान की अपेंडिक्स काम करती होंगी और उसमें सेलुलोज पाया जाता होगा। फिर इंसान ने जब पकाकर खाना स्टार्ट किया तो इस एंजाइम का फंक्शन लगभग खत्म हो गया और यह एंजाइम का पाया जाना भी खत्म हो गया, यानी यह एंजाइम वर्तमान में अपेंडिक्स के अंदर मौजूद नहीं होता। बट एनिमल की अपेंडिक्स आज भी एक्टिव होती है। पढ़ रहे हैं अपन अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। एटियोलॉजी में मोस्ट कॉमन कॉज की अपन बात करें, फीकल मटेरियल का जम जाना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस, आंसर है फीकल इंफेक्शन। तो इसको आपको याद रखना है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। आगे बढ़े आप, इसी में क्या क्या क्लिनिकल फीचर हैं जो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होने पर सामने आने वाले हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। देखें, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन यूजुअली दो फॉर्म में होता है। वन इज द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसके अंदर सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, और एक होता है क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस जो रेयरेस्ट होता है, लगातार धीमा धीमा पेन पर्सन को महसूस होता है विद कॉन्स्टिपेशन। तो जो मैक्सिमम केस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के आते हैं, जिसके अंदर इमीडिएट अपेंडेक्टोमी अपन परफॉर्म करते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन बात करें तो यहां पर इसका आंसर होगा सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। पेन के साथ साथ उस एरिया को आप टच करेंगे तो वहां पर टेंडरनेस होगी और वह एरिया रिजिड हो चुका होगा, रिजिडिटी। एट कहां पर होगा ये सारा कुछ, पे दर्द भी होगा, रिजिड भी होगा और टेंडरनेस भी आएगी। आंसर है एट मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट पर। मैकबर्नी पॉइंट, या फिर अपन क्वाड्रेंट में बात करें तो राइट लोअर क्वाड्रेंट या राइट इलियक रीजन, इन पर्टिकुलर जगह पर पर्सन को पेन होगा। पेन के अलावा अपन साइन सिम्टम की बात करें तो चूंकि अपेंडिसाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फीवर, पर्सन को फीवर होगा। साथ में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, यह भी पर्सन को डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि फीकल इंफेक्शन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इंसान आपको बताएगा कि पिछले 10-15 दिन से वह हार्ड स्टूल पास आउट कर रहा है और बाउल मूवमेंट बहुत कम हो चुके हैं, बोले तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सारे के सारे फीचर मरीज के अंदर डेवलप होंगे। ध्यान रखने वाली बात है, कॉन्स्टिपेशन भी यहां पर हो रहा है। जो मेजर फीचर होते हैं, सबसे मेजर फीचर तो होता है सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड रिजिडिटी ऑफ राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, साथ में फीवर होगा, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, ये इसके मेजर सिम्टम होते हैं। चूंकि अचानक से कंडीशन डेवलप होगी तो इमरजेंसी के अंतर्गत मरीज आएगा, और जब इमरजेंसी के अंतर्गत मरीज आएगा तो अपन उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जब अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो मरीज को सुपाइन पोजीशन देते हैं, मरीज को सुपाइन पोजीशन देते हैं। देखो ये वाला हिस्सा अपेंडिक्स है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन है, इट इज द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। देखें यहां अपेंडिक्स की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये वाला हिस्सा रेक्टम है, ये सिग्मोइड कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये असेंडिंग कॉलोन, ये सीकम और ये अपेंडिक्स। देखो इस वाले हिस्से को
बोले तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट वाले हिस्से को अपन यहां पर पालपेट करेंगे, यहां पर पालपेट करेंगे। बोले तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अपन पालपेट करेंगे। ये जो वेव है, प्रेशर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और ये यहां तक जाएगा। अगर आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट कर रहे हैं और मरीज को राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है, अगर आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट कर रहे हैं और ये जो प्रेशर है यह वेव फॉर्म में अपेंडिक्स तक पहुंचे और राइट लोअर क्वाड्रेंट में इंसान को दर्द हो, तो यह पॉजिटिव साइन माना जाता है अपेंडिसाइटिस का। इट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस और इस पर्टिकुलर साइन को नाम देते हैं अपन राउसिंग साइन। इस पर्टिकुलर साइन को नाम देते हैं अपन राउसिंग साइन। तो राउसिंग साइन आर द डोमिनेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? द आंसर इज अपेंडिसाइटिस। द आंसर इज अपेंडिसाइटिस। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, भले से इसके अंतर्गत दर्द राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, लगातार बना हुआ है, साथ में इस वाले हिस्से में टेंडरनेस भी आ रही है, ये वाला हिस्सा रिजिड भी हो गया है, परंतु जब आप और मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और राउसिंग साइन को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में पालपेट करेंगे। अगर दूसरे हिस्से में पालपेट करने पर आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द, राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द महसूस हो, तो यह अपेंडिसाइटिस पॉजिटिव माना जाता है। इस पर्टिकुलर साइन को किस नाम से जानते हैं अपन? राउसिंग साइन। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था मर्फी साइन कोलिसिस्टाइटिस में, कुलन साइन टर्नर साइन पेनक्रिएटाइटिस में, ऐसे ही राउसिंग साइन देखने को मिलेगा आपको किसमें? अपेंडिसाइटिस में। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक मीजर अपन किस तरीके से करेंगे यहां पर चर्चा करें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद डायग्नोस्टिक मीजर। डायग्नोस्टिक मीजर में सबसे नंबर 1 पॉइंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव मिलेगा आपको राउसिंग साइन, यहां पर आपको पॉजिटिव मिलेगा राउसिंग साइन। कैसे चेक करते हैं सुने इसकी परिभाषा। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन and left lower quadrant are palpated by the examiner. If the patient feel pain during the palpation of left lower quadrant and the patient feel pain at right lower quadrant, it indicate the possibility of appendicitis and this sign is commonly known as राउसिंग साइन। तो राउसिंग साइन आर द डोमिनेंट और कॉमन साइन विच आर सीन इन अपेंडिसाइटिस। फिर भी अपन को इसका कंफर्मेशन करना है, अपन को कंफर्मेशन करना है तो अदर इन्वेस्टिगेशन भी अपन कर सकते हैं, जिसमें आप सोनोग्राफी करा सकते हो, सीटी एमआरआई भी अपन करा सकते हैं, साथ में यहां अपन सीबीसी कराएंगे, साथ में यहां अपन सीबीसी कराएंगे। देखें, सीबीसी के अंदर टीएलसी बढ़ी हुई मिलेगी और जो मेन चूंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन है और एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर मेनली बढ़ जाती है न्यूट्रोफिल। एक्यूट इन्फ्लामेशन में मेनली बढ़ जाती है न्यूट्रोफिल, तो इस बीमारी में न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं और न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ना, इसको अपन नाम देते हैं न्यूट्रोफिलिया। देखें, यहां भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कॉमनली सीन इन अपेंडिसाइटिस। ऑप्शन में थे ल्यूकोसाइटोपिनिया, दूसरा था इओसिनोफिलिया, तीसरा था लिम्फोसाइटोपिनिया और चौथा था न्यूट्रोफिलिया। निम्न में से कौन सी अवस्था अपेंडिसाइटिस के मरीज में देखने को मिलेगी? और आंसर गया था न्यूट्रोफिलिया। बोले तो न्यूट्रोफिल के काउंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन अपन इसमें कराते हैं। अब इसके बाद मैनेजमेंट करना है। तो व्हाट आर द कॉमन मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस?
तो देखें, आप सारे के सारे साथियों को इस बारे में पता है कि अपेंडिक्स होना एकमात्र सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती, कि अपेंडिक्स हो गया, जो सिंपल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या अपेंडिसाइटिस हो गया, तो एक ही तरीका होता है कि उस अपेंडिक्स को वहां से निकाल दो। निकालने का मतलब होगा अपन को अपेंडेक्टोमी परफॉर्म करनी पड़ेगी। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडेक्टोमी। चूंकि ऐसा भी हुआ होगा कि अपेंडिसाइटिस के केस पहले आए होंगे, तो उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा सही करके भी भेजा गया होगा सालों पहले। उसके बाद उनमें साल 6 महीने बाद दोबारा से अपेंडिसाइटिस हो गया। एक बार फीकल मटेरियल जम गया तो बार बार जमेगा, एक बार फीकल मटेरियल जम गया तो बार बार जमेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में उपाय यही सोचा गया कि इस अपेंडिक्स को निकालना ही एक बेहतर ऑप्शन होगा, इस अपेंडिक्स को निकालना ही एक बेहतर ऑप्शन होगा, अदरवाइज तो बार बार अपेंडिसाइटिस होता रहेगा। तो यह बेसिकली एक सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती, यह एक सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती है डाइजेस्टिव ऑर्गन में, कि जब भी किसी को अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स का दर्द है तो उसको निकाल दिया जाए। निकालने का मतलब है अपेंडेक्टोमी कर दी जाए। क्योंकि यह बहुत ही छोटा स्मॉल पाउच होता है, तो एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपेंडिक्स हो और अपेंडिसाइटिस हो गया, इसका मतलब है इसका इन्फ्लामेशन हो गया। अब यदि इसका इन्फ्लामेशन हो गया और इसके अंदर फीकल मटेरियल या फ्लूइड अंदर आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यह रप्चर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि यह रप्चर हो सकती है। रप्चर होने का मतलब है परफोरेशन, और परफोरेशन होगा तो पेट में पानी भर जाएगा, बोले तो एसाइटिस हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? तो आंसर है अपेंडिक्स का रप्चर होना, आंसर है अपेंडिक्स का रप्चर होना, या इसी को अपन बोलेंगे परफोरेशन, इसी को अपन बोलेंगे परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स और इंटेस्टाइन, बिकॉज इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। और इस परफोरेशन का पता नर्स को कैसे चलेगा कि अपेंडिक्स रप्चर हो गई है? पता ऐसे चलेगा कि इंसान या मरीज के पेट में पानी भर जाएगा, इंसान या मरीज के पेट में पानी भर जाएगा। तो एज ए फिजिशियन और सर्जन, यदि आपके पास कोई मरीज आता है तो दिमाग में एक ही चीज आपको रखनी है कि इसका उपाय तो होगा अपेंडेक्टोमी, एकमात्र सर्जिकल इमरजेंसी है तो अपन को अपेंडिक्स को निकालना है। परंतु जब तक ऑपरेशन नहीं हो तब तक दिमाग में ये चीज भी रखनी है कि अपेंडिक्स कहीं रप्चर नहीं हो जाए, रप्चर हो जाएगा, क्योंकि पेट में पानी भर जाएगा, और पेट में पानी भर जाएगा तो फिर पैरासिंथेसिस अपन को करना पड़ेगा, फिर मरीज की कंडीशन को अपन स्टेबल करेंगे, तब जाकर अपन अपेंडिक्स को निकालेंगे। तो बेटर चॉइस यही है कि इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाना है। देखिए, बहुत सारे केस के अंदर ये जो केस होते हैं गांव के अंदर, कभी कभार जैसे खासकर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में होता है, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं, आपने भी इलाज कराया होगा कभी न कभी। उनके पास जाकर मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन से दर्द है पेट में, या 5-7 दिन से दर्द है। अब वहां बड़े डॉक्टर साहब एक ही वर्ड बोलते हैं, कब्जी हो रही है क्या? तो मरीज तुरंत कहता है हाँ कब्जी भी हो रही है, कि हाँ कब्जी का दर्द होगा। तो वहां बड़े वाले डॉक्टर साहब उनको डुफेलेक दे देते हैं या फिर क्रेमाफीन दे देते हैं, जो लेग्जेटिव होती है। वो उन दवाइयों को ले आते हैं, दर्द को कम करने वाली दवाइयां भी दे देते हैं। उनको देने के बाद कंडीशन ये होती है कि शाम को वो दवाई लेते हैं और सुबह उनके पेट में पानी भर जाता है।
क्योंकि वो बड़े वाले डॉक्टर साहब को तो यही नहीं पता कि अपेंडिक्स का दर्द कौन सा होता है, कोलाइटिस का दर्द कौन सा होता है, कोलिसिस्टाइटिस का दर्द कौन सा होता है, अपेंडिक्स होती कहां है। तो उन्होंने तो लेग्जेटिव दे दी। लेग्जेटिव देने का मतलब है मूवमेंट डबल हो गए, और अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा था जो रप्चर हो गई, पेट में पानी भर गया। अब वो पेट में पानी भरने के बाद वो बड़े हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज लेवल पर मरीज आता है, फिर अपन पैरासिंथेसिस करते हैं। यानी यहां पर माल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है ये, कि बड़े वाले डॉक्टर साहब ने गलत प्रैक्टिस की, उनको किसी भी हाल में लेग्जेटिव नहीं देनी थी। तो अपन जब उसका इलाज करेंगे तो दिमाग में एक पॉइंट आपके हमेशा रहना चाहिए कि पर्टिकुलर मरीज में अपेंडिक्स रप्चर नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर मरीज में अपेंडिक्स रप्चर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करें अपन? अपेंडिक्स को निकालने से पहले मरीज को खिलाना पिलाना जारी रखो। मरीज को खिलाना पिलाना जारी रखो या एनबीएम रख दो। सोचो, खिलाना पिलाना जारी रखें? नहीं, खिलाओगे पिलाओगे तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होगा और अपन को रप्चर होने से बचाना है, रप्चर हो जाएगी अपेंडिक्स। तो यहां पर सबसे पहला काम होगा अपना, द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। मरीज को एनबीएम रखना है। चूंकि कुछ भी खिला पिला नहीं रहे हो तो आपका रोल होगा मरीज का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहें। मरीज का इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते रहें। मरीज में वाइटल साइन मॉनिटर करते रहें। साथ में आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के फ्लूइड का या फूड का मूवमेंट आगे नहीं होना चाहिए, इंटेस्टाइन में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप एनजी ट्यूब डाल दें। एनजी ट्यूब डाल दें और एनजी ट्यूब डालने के बाद लगातार सक्शनिंग करते रहें। एनजी ट्यूब डालने के बाद लगातार स्टोमक से सक्शनिंग करते रहें। क्या फायदा होगा? स्टोमक में जो भी पड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, तो आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो आंतों के मूवमेंट कम हो जाएंगे, और यही अपन चाह रहे हैं। तो एक तो ये काम अपन को करना है। साथ में मरीज को कितना ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, क्या ऐसे मरीज में किसी भी हाल में अपन एनीमा देना चाहेंगे? तो आंसर है नो। क्या ऐसे मरीज में किसी भी हाल में अपन लेग्जेटिव देना चाहेंगे? क्या लेग्जेटिव देना चाहेंगे? आंसर है नो। ये देते ही तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करें तो कोई नुकसान है क्या? देखो, इन्फ्लामेशन हो रहा है, हॉट एप्लीकेशन से ब्लड वेसल की कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो सूजन और बढ़ेगी और अपेंडिक्स रप्चर होगी। तो क्या किसी भी हाल में हॉट एप्लीकेशन आजमाना चाहिए? अपेंडिसाइटिस के केस में क्या हॉट एप्लीकेशन आजमाना चाहिए? आंसर है नहीं। साथ में पुराने जमाने के लोग कई बार की पेट में दर्द है तो चलो मसाज कर देते हैं, या पेट में दर्द का देसी नुस्खा भी अपनाते हैं बहुत सारे मसाज वाला। क्या मसाज करना उचित होगा? सोचो, जहां दर्द है वहां मसाज कर रहे हो, मूवमेंट बढ़ेंगे, हाथ लगाते ही रप्चर होने का खतरा होगा। तो इस कंडीशन में क्या मसाज उस अफेक्टेड एरिया में प्रोवाइड कराया जाना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाएंगी। इन सारी की सारी चीजों को अवॉइड करना है। इन सारी की सारी चीजों को अवॉइड करना है। देखो क्या क्या अवॉइड कर दिया। एनीमा अवॉइड कर दिया। एनीमा देंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा और अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। लेग्जेटिव अवॉइड कर दिया। हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है। साथ में अफेक्टेड एरिया में मसाजिंग भी नहीं करनी है, अदरवाइज तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। मरीज को एनबीएम रखना है। वैसे मान के चलें सर्जरी 1-2 घंटे में ही परफॉर्म कर देते हैं, बट यदि टाइम लग रहा है तो फिर अपन क्या इलाज करें? तो देखें, इलाज ये कर सकते हैं आप, चूंकि मरीज को एनबीएम रखा हुआ है
तो आपने डीएनएस लगा दिया 500 ml IV, आपने डीएनएस लगा दिया, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो यहां रेंटेक रेगलान भी लगा सकते हैं, रेंटेक रेगलान भी लगा सकते हैं। चूंकि एनाल्जेसिक देनी है, मरीज को दर्द हो रहा है, तो यहां मॉर्फिन सल्फेट का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। यदि कोई और पैथोजेनेसिस है, कोई और समस्या है, टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको इन्फेक्टिव लगता है, ब्लड में सेप्सिस हो रहा है, तो इमीडिएट सर्जरी तो परफॉर्म कर नहीं सकते, पहले सेप्सिस को दूर करना होगा। तो यहां पर अपन एंटीबायोटिक्स भी लगा देते हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है कि इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है, तो एंटीबायोटिक्स भी लगाते हैं। अगर मरीज को फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, चूंकि ओरली नहीं दे रहे तो आईएम दे सकते हैं। पहली बात तो कोल्ड स्पंजिंग से अपन फीवर को सबसाइड करने की कोशिश करेंगे। कोल्ड स्पंजिंग से फीवर सबसाइड नहीं होगा तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, और चूंकि ओरली नहीं देना चाहते तो आप इसको आईएम भी दे सकते हैं। तो ये उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा जब तक कि सर्जन के द्वारा अपेंडिक्स को नहीं निकाला जाए। अब सर्जन ने इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, बोले तो अपेंडेक्टोमी कर दी। इसकी जो सर्जरी होगी, सर्जरी को क्या नाम देना चाहेंगे अपन? आंसर है अपेंडेक्टोमी। सर्जरी को बोलेंगे अपन अपेंडेक्टोमी। अच्छा, यहां अपेंडेक्टोमी अपन दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैकबर्नी पॉइंट पर इंसिजन लगाकर अपेंडिक्स को निकाल दो। इस अपेंडेक्टोमी को तो बोलते हैं ओपन अपेंडेक्टोमी, और लेप्रोस्कोप की सहायता से भी उसको निकाला जाता है, अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो यदि लेप्रोस्कोप से आप रिमूव कर रहे हो तो उसको बोलेंगे अपन लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। अच्छा, अपेंडिक्स को निकाल दिया, इसमें तो 24 घंटे का स्टे होता है, एक दिन बाद ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है ओपन, उसमें 2 से 3 दिन तक मरीज को हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो अपेंडेक्टोमी आपने कर दी। अपेंडेक्टोमी के बाद क्या सावधानियां बरतना चाहिए? आफ्टर अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी के बाद क्या क्या नर्सिंग केयर है? अगले 24 घंटे मरीज को एनबीएम रखना होता है। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। द पेशेंट शुड बी केप्ट एनबीएम। कम से कम कितनी देर के लिए एनबीएम रखना है मरीज को? 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स में शुरुआत के अंदर मरीज को यूजुअली अपन सुपाइन या फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, शुरुआत में सुपाइन और फाउलर पोजीशन देने का पर्पज होता है रेस्पिरेशन आसानी से हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि लेटा हुआ रहेगा और उसको डीप ब्रीथिंग करनी पड़ी तो डायफ्राम नीचे जाएगा, तो एब्डोमिनल कैविटी का दबाव बढ़ेगा और वहां पर अभी स्टिचेज लगे हुए हैं। तो बेटर चॉइस होगी कि कौन सी पोजीशन आप देना चाहें। तो यहां आंसर है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन आर प्रोवाइडेड। अगला पॉइंट की 24 घंटे आपने एनबीएम रखा है। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि आप उसको 2 चम्मच पानी पिलाएं या आधा गिलास पानी पिलाएं, 20 ml पानी पिलाएं। तो जब आप उसको पानी पिलाने जाएं तो स्टेथ लगाकर सबसे पहले बाउल साउंड सुने। अगर बाउल साउंड आ रही है तो ही पानी पिलाना है, नहीं आ रही है तो तुरंत फिजिशियन या सर्जन को नोटिफाई कराना है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑपरेशन के दौरान कोई नर्व कट गई होगी जिससे पैरालाइटिक इलियस हो सकता है,
जिससे पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। तो कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले, ऑपरेशन के बाद आपको क्या सुननी है? बाउल साउंड। तो यहां पर हियर द बाउल साउंड, बाउल साउंड सुननी है बिफोर स्टार्टिंग द ओरल फीड, बिफोर स्टार्टिंग द ओरल फीड। ओरल फीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बाउल साउंड सुननी है। यदि बाउल साउंड आ रही है तो आधा गिलास पानी पिला दो, और नहीं आ रही है तो तुरंत फिजिशियन या सर्जन को नोटिफाई करा दो। उसके बाद उसका कारण ढूंढा जाएगा। देन बाउल साउंड आने के बाद ही उसको कुछ खिलाना पिलाना पॉसिबल होगा। तो ये केस हो गया अपेंडिसाइटिस का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस? आंसर है फीकल इंफेक्शन इनसाइड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ओपन पाउच होता है या क्लोज पाउच होता है? आंसर है ओपन पाउच होता है। अगर क्लोज पाउच होता तो शायद कभी अपेंडिसाइटिस अपन को देखने को नहीं मिलता। क्या आपके और मेरे अंदर अपेंडिक्स का कोई यूटिलाइजेशन है? नहीं। क्या एनिमल में इसका यूटिलाइजेशन है? यस। वहां पर सेलुलोज का डाइजेशन अपेंडिक्स के अंतर्गत होता है। कौन सा साइन है जो आपको अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेगा? आंसर है राउसिंग साइन। जहां पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करने पर इंसान को दर्द राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा। तो यह पर्टिकुलर साइन अपन को देखने को मिलेगा, जिसको राउसिंग साइन अपन बोलेंगे। कौन से एरिया में दर्द होगा या टेंडरनेस होगी? आंसर है राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होगा या टेंडरनेस होगी। कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको? आंसर है मैकबर्नी पॉइंट। अपेंडेक्टोमी करने के बाद कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधानी है जो नर्स को रखनी चाहिए? कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले बाउल साउंड को सुनना मैंडेटरी है। अपेंडिक्स का जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता, क्या चीज है जो सर्जन को अपने दिमाग में रखनी चाहिए? बस ये रखना चाहिए कि अपेंडिक्स बस्ट नहीं हो जाए, रप्चर नहीं हो जाए, फट नहीं जाए। उसके लिए क्या क्या करना है? ना तो एनीमा देना है, चाहे कितना ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। ना मरीज को लेग्जेटिव प्रिस्क्राइब करने हैं, ना हॉट एप्लीकेशन देनी है, और ना ही मसाज करनी है। गांव के अंदर बहुत सारे अपेंडिसाइटिस के केस जब बड़े वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उनकी अपेंडिक्स को रप्चर करा देते हैं, क्योंकि वो तो यही शब्द पूछते हैं, हाँ भैया कब्जी भी है क्या? मरीज बोलता है हाँ कब्जी है, ये लो क्रेमाफीन ले जाओ। तो रात को दवाई लेते हैं, सुबह तो पेट में पानी भरा हुआ मिलता है। तो व्हाट आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस? आंसर है परफोरेशन। आंसर है परफोरेशन। और लास्ट परफोरेशन का पता नर्स के द्वारा कैसे चलाया जाएगा? तो आंसर है एसाइटिस के द्वारा। पेट में पानी भर गया तो समझ जाएंगे कि अपेंडिसाइटिस परफोरेट हो चुका है। तो केवल और केवल अपेंडिसाइटिस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक छोटा सा पाउच है, बस ये फट नहीं जाए। छोटा सा पाउच है, बस ये फट नहीं जाए। तो खिलाना पिलाना बंद, लेग्जेटिव अवॉइड, एनीमा अवॉइड, हॉट एप्लीकेशन अवॉइड, और मसाजिंग अवॉइड, और उसको लगातार आईवी फ्लूइड पे अपन को रखना है। तो दैट इज द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो यहां देखें, देखिए ये डायग्राम में समझाया था आपको राउसिंग साइन क्या है, समझ गए आप? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करेंगे तो इंसान को राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होगा। इट इज द पॉजिटिव साइन फॉर अपेंडिसाइटिस एंड इट इज नोन एज राउसिंग साइन। क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में अभी तक अपन ने? तो डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन पार्ट 4 में पहला डिसऑर्डर स्टार्ट किया अपेंडिसाइटिस। द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, आपको बता दिया लोकेशन राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट इलियक रीजन में। क्या नाम है इस पॉइंट का? मैकबर्नी पॉइंट। अपने अंदर क्या अपेंडिक्स ओपन पाउच होता है? यस, ओपन पाउच होता है। क्या इसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है? नहीं। क्या एनिमल में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है? यस। कौन सा एंजाइम होता है उनमें? सेलुलेज होता है।
What is the appendicitis? Inflammation of appendix is known as appendicitis. The most common cause is fecal infection. उन पर्सन में कॉमन है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है या हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं। अदर कॉजेज में इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी, ट्रॉमा और सर्जरी टू एब्डोमेन हो सकता है। What are the clinical feature of appendicitis? Severe acute abdominal pain, टेंडरनेस, रिजिडिटी। कहां पर? मैकबर्नी पॉइंट पर होगी या राइट लोअर क्वाड्रेंट में या राइट इलियक रीजन में होगी। साथ में फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये कॉमन फीचर होंगे। क्या करना चाहेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में? कौन सा साइन देखने को मिलेगा? राउसिंग साइन देखने को मिलेगा। साथ में सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, सीबीसी कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा जिसमें टीएलसी के नंबर ज्यादा होंगे। बोले तो खासकर न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाएंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। मैनेजमेंट में यह एकमात्र सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती है एब्डोमिनल कैविटी में। जब भी एक्यूट एब्डोमेन होता है तो खासकर राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होता है तो सीधा सा इलाज है इसका, अपेंडिक्स को निकाल दो। अगर अपन ने कुछ गलतियां की हैं और जीआईटी के मूवमेंट बढ़ा दिए तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। बोले तो परफोरेशन हो जाएगा, बोले तो परफोरेशन हो जाएगा। और परफोरेशन होने से क्या हो जाएगा? एसाइटिस हो जाएगा। तो अपेंडिक्स को रप्चर होने से बचाना है तो मरीज को भर्ती करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी, मरीज को एनबीएम रखो, एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग करते जाओ, स्टोमक का मटेरियल बाहर निकालते जाओ। क्या फायदा होगा? आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट नहीं होंगे। साथ में वाइटल साइन और इनटेक आउटपुट लगातार मॉनिटर करो। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज तो अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। एनीमा नहीं देना, लेग्जेटिव नहीं देना, हॉट एप्लीकेशन अवॉइड करनी है और मसाजिंग बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी है। उसके अलावा जब तक ऑपरेशन नहीं हो तब तक फ्लूइड की पूर्ति के लिए डीएनएस, रेंटेक, रेगलान, एनाल्जेसिक के लिए बहुत ज्यादा है तो मॉर्फिन सल्फेट अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं यदि सेप्टिसीमिया के साइन दिख रहे हैं तो। फीवर को कोल्ड स्पंजिंग या पैरासीटामोल से अपन मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन कौन सा होगा? रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, दैट इज द अपेंडेक्टोमी। दो तरीके से करते हैं, ओपन अपेंडेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। आफ्टर द अपेंडेक्टोमी या आफ्टर द सर्जरी अगले 24 घंटे तक मरीज को एनबीएम रखें। फाउलर पोजीशन मरीज को प्रोवाइड करानी है और बाउल साउंड को सुनना है। जब आपसे डॉक्टर कहे कि इसको आधा गिलास पानी पिला दो तो आधा गिलास पानी पिलाने से पहले अपन को बाउल साउंड को सुनना है। इज दैट क्लियर? तो ये पहला डिसऑर्डर कंप्लीट होता है इंटेस्टाइन का जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस। बस घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आता है कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए तो दिमाग में आपके को बिठा लेना है, अपेंडिक्स किसी भी हाल में रप्चर नहीं होनी चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन को डील करूं कि क्या नर्स को करना चाहिए ऑपरेशन के बाद, और आंसर यही गया था, कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले बाउल साउंड को अपन को सुनना चाहिए। कौन सा साइन है जो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है? आंसर है राउसिंग साइन। क्या देखने को मिलेगा? राउसिंग साइन। उसके अलावा जो सावधानियां हैं रप्चर होने से बचाने के लिए वो पूछी गई थी और आंसर गया था ऑल ऑफ देम कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। और ऑप्शन में थे अवॉइड एनीमा, अवॉइड लेग्जेटिव, अवॉइड मसाजिंग या ऑल ऑफ देम, और आंसर गया था ऑल ऑफ देम। इज दैट क्लियर? तो ये अपेंडिसाइटिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरी उम्मीद कि आपको टोटली समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे डिसऑर्डर के साथ फिर से मिलते हैं अपन, इंटेस्टाइन के ही दूसरे डिसऑर्डर के साथ। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।